जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग प्राचीन इतिहास में मगध राज्य का उत्कर्ष देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने जितने भी धर्म थे, जैसे शैव धर्म हो गया, वैष्णव धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, पारसी धर्म हो गया, उनके बारे में एग्जाम से रिलेटेड देखा था। ठीक है। आज हम लोग जो 16 महाजनपद थे उनमें जो मगध राज्य था, तो वो उसका उत्कर्ष कैसे हुआ, ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से वंश आए और विदेशी आक्रमण हुए उनके बारे में देखेंगे, और लास्ट में हम लोग एक एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, ताकि अब इस वीडियो से पिछले वाले वीडियो में हम लोग पीछे जितने भी सीरीज चल रहे हैं उनमें हमने एमसीक्यू नहीं देखा था, लेकिन ये यहाँ से जो जो 8वां क्लास है, यहाँ से हम लोग एमसीक्यू के साथ पढ़ाई करेंगे। ठीक है, लास्ट में हम लोग एमसीक्यू जरूर सॉल्व करेंगे, ताकि आपको पता रहे और ताकि आपको भी पता चले और मुझे भी पता चले कि यार जो हमने पढ़ा है वो कितना हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मगध का प्राचीनतम वंश जो था उसकी स्थापना बृहद्रथ ने किया था। बृहद्रथ ने किया था। इसकी जो राजधानी थी, जो इसने अपनी राजधानी बनाया मगध की, वो गिरिब्रज यानी कि राजगिरी को बनाया था। ठीक है, मगध की राजधानी। बृहद्रथ का जो पुत्र था उसका नाम था जरासंध। देखिए, ये वीडियो जो है ना एग्जाम से ही रिलेटेड है। ठीक है, एक्स्ट्रा ज्ञान कुछ भी नहीं है। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं से रिलेटेड आपको वीडियो में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग बृहद्रथ के बाद कौन सा वंश आया। तो देखिए, हर्यक वंश। हर्यक वंश ये 544 ईस्वी से ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। और जो बिंबिसार था उसका शासनकाल कब से कब तक था, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो 544 से 492 ईसा पूर्व तक उसका शासनकाल चला, और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, ये सब चीजें पेपर में पूछ दी जाती हैं डायरेक्ट कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था। ये प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। ठीक है, प्रथम जो भारतीय राजा था वो प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। इसका शासनकाल लगभग 52 वर्षों तक का था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इसकी राजनीतिक उपलब्धियां देख लेते हैं। तो देखिए, अंग राज्य को हराकर अब मगध में मिलाया था। तो इसने अंग राज्य को हराया था। ठीक है, और मगध में मिलाया था। और इसकी जो अपनी जो राजधानी बनाया वो राजगृह बनाया। जैसे बृहद्रथ ने अपनी राजधानी बनाया था, वैसे ही इसने भी अपनी राजधानी राजगृह बनाया था। देखिए, वैवाहिक संबंध, तो इसने अपने जो राज्य को बढ़ावा दिया, मतलब विस्तार किया, उसमें वैवाहिक संबंध भी इसका बहुत बड़ा योगदान था। जैसे इसने 3 शादियां की। एक कौशल में जो महाकोशला थी, जो कि प्रसन्नजीत की बहन थी, उससे भी मतलब शादी किया। उसके बाद से वैशाली में चेलना, जो कि लिच्छवी शासक चेतक की पुत्री थी, उससे भी शादी किया। फिर मध्य देश के जो क्षेमा थी उनसे शादी किया। तो 3 शादियां इसने की थी। ठीक है, अब इसका जो धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान देख लेते हैं, इसने क्या क्या किया था। तो देखिए, महात्मा बुद्ध के उपचार हेतु उसने जो राजवैद्य इसका जो था जीवक, उसको भेजा था। ठीक है, और जीवक को ही एक जगह और भेजा था, जो कि अवंती के जो राजा थे प्रोदत्त, उनके उपचार के लिए भी जीवक को इसने भेजा था। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए, बिंबिसार के बाद, तो बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु था। ठीक है, फिर वो सिंहासन पर बैठा। तो इसका शासनकाल कितना था, तो 492 से 460 ईस्वी पूर्व तक था। ठीक है, और ये बिंबिसार का पुत्र था, जैसा कि मैंने बताया। इसका जो उपनाम था उसका, इसका उपनाम था कुडिक। तो अजातशत्रु का उपनाम अगर आए तो क्या है, कुडिक। ये प्रारंभ में, देखिए, प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इसका जो शासनकाल था वो 32 वर्ष का था। पिता की हत्या के बाद वो सिंहासन प्राप्त किया था।
तो ये इसने क्या किया, तो इसने सबसे पहले बिंबिसार को मारा, फिर सिंहासन अपने हथिया लिया। सैन्य उपलब्धियां इसके देख लेते हैं। तो वैशाली विजय पहले देखेंगे। तो जो इसका मंत्री था वर्षकार, इसी की सहायता से इसने लिच्छवी के विरुद्ध युद्ध में नवीन हथियारों का प्रयोग किया था, जैसे रथ मूसल, जैसे रथ मूसल आधुनिक टैंक जैसा, ठीक है। महाशिला, कंटक, गुलेल का प्रयोग इसने किया था। तो देखिए, एक नोट के तौर पे याद रखिए, यह भारत की युद्ध तकनीक का प्रारंभिक उदाहरण था ये। तो ये क्या था, इसने सबसे पहले किया था, ठीक है, तकनीकी में। अब देखा, शत्रु का पुत्र था उदयनी, ठीक है, उदयनी। और इसका जो शासनकाल था वो ज़्यादा नहीं था, ये 460 ईस्वी, सॉरी 460 ईसा पूर्व था। और इसने जो पाटली ग्राम है, जो कि आधुनिक में पाटलिपुत्र बोला जाता है, इसकी स्थापना इसी ने की थी, ठीक है, उदयनी ने। और ये जैन धर्म का अनुयायी था, ये जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। अब देख लेते हैं नाग दशक। तो नाग दशक जो है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में। तो ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। और ये उदयनी का पुत्र था, ठीक है। ये क्या था, तो उदयनी का पुत्र था। अब आगे देखते हैं। तो देखिए, अब आता है शिशुनाग वंश। हर्यक वंश समाप्त हो गया, ठीक है, हर्यक वंश समाप्त हुआ था। चलिए देखते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 ईस्वी पूर्व से स्टार्ट हुआ, ठीक है, शिशुनाग वंश, जो कि नाग दशक को पराजित करके इसने क्या किया, अपना शिशुनाग वंश बनाया, शिशुनाग ने, ठीक है। इसने क्या किया, तो इसने अपनी राजधानी को, देखिए ये राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया, ठीक है। फिर आता है कालाशोक। कालाशोक ने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र बनाया। फिर आता है नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन जो था, वो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, तो नंदीवर्धन। उसके बाद से फिर आया नंद वंश। देखिए ये नंद वंश के जो संस्थापक थे महापदम नंद थे। अंतिम शासक जो था यहाँ का, वो घनानंद था, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये क्या था, ये सिकंदर के समकालीन था। ये जो नंद वंश था, वो सिकंदर महान जो आक्रमण किया था, भारत आया था, उसके समकालीन, ठीक है। घनानंद को जो था, घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश का न्यू स्थापना की, ठीक है। अब निष्कर्ष पे देख लेते हैं हम लोग इसका। देखिए, तो ये क्या हुआ, मगध राज्य पे जितने मतलब थे शुरुआत में, उनको हमने देख लिया। जैसे हर्यक वंश देख लिया, शिशुनाग वंश देख लिया, फिर नंद वंश देख लिया, फिर आया मौर्य वंश। तो मौर्य वंश हम लोग कल देखेंगे। पहले इसके बीच में हम लोग सिकंदर के बारे में देखेंगे। तो निष्कर्ष देख लेते हैं। तो मगध की भौगोलिक स्थिति, जो मगध की भौगोलिक स्थिति, मजबूत प्रशासन और वैवाहिक नीति और सैन्य नवाचारों ने इसके उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो क्या हुआ, तो मगध में जो भौगोलिक स्थिति थी, मजबूत प्रशासन व्यवस्था था, वैवाहिक नीति, जो कि आपने देखा ही है, 3 शादियां करते थे, सैन्य नवाचार, नई तकनीकी लाए गए इसमें। तो इसने क्या किया कि जो उत्कर्ष था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया मगध के। मगध आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का आधार बना, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं विदेशी आक्रमण। इसी के समय में, मतलब नंद वंश था तभी सिकंदर ने आक्रमण किया था। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो विदेशी आक्रमण भारत में, तो देखिए, भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी, जो ईरानी थे, उन्हीं के द्वारा किया गया था। ईरानी जो शासक थे, ठीक है। ईरानियों का पहला सफल आक्रमण डेरियस प्रथम ने किया था, ठीक है, जिसने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र की राजनीतिक फूट का लाभ उठाकर सिंध पर अधिकार कर लिया। कौन था, वो डेरियस प्रथम था। फिर अब आगे देखते हैं। तो जो हिंदू था, हिंद हिंदू या हिंद, यह नाम का प्रयोग वो सिंधु नदी के लिए करते थे, ठीक है, ये जो ईरानी थे।
उनकी लेखन पद्धति से ही आगे चलकर खरोष्टी जो लिपि का विकास हुआ वो ईरानियों के लेखन पद्धति से हुआ था। ठीक है, आगे चल के चलिए फिर अब सिकंदर के बारे में देख लेते हैं हम लोग। सिकंदर, ठीक है, तो सिकंदर का हम पहले जीवन परिचय देख लेते हैं, जन्म और परिचय। सिकंदर का जन्म जो था वह 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। देखिए ये लोग ये सब याद वीडियो देखते देखते आप लोग याद रखे रहिए, बाद में हम लोग अभी वीडियो के लास्ट में एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो उसमें मुझे लगता है कि मैं 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा, आप लोग अगर आंसर कर पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं जवाब दे दूंगा उसका। ठीक है, आंसर। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो इसका जो राज्य था वो मकदूनिया था। ठीक है, जो सिकंदर का जो राज्य था वो मकदूनिया था। अब आगे देखते हैं। फिलिप द्वितीय, ये 500 सॉरी फिलिप द्वितीय 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था, और 336 ईसा पूर्व में इसकी उसकी जो थी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, जो फिलिप द्वितीय था इसके पिता का। अब आगे देखते हैं शिक्षा। शिक्षा, सिकंदर का जो शिक्षा व्यवस्था है, कहाँ से शिक्षा की, उसके गुरु का नाम। तो देखिए सिकंदर का गुरु जो था अरस्तु था। ये देखिए ये बहुत बड़ा दार्शनिक था। तो सिकंदर को अरस्तु ने सिकंदर को दर्शन, राजनीतिक विज्ञान, यूनानी संस्कृति की शिक्षा मिली थी। ठीक है, भारत विजय अभियान, भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व। ठीक है, तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था एशिया पर प्रभुत्व और विश्व विजय की महत्वाकांक्षा से इसने क्या किया, चारों ओर से जीतते हुए आ रहा था, फिर इसने भारत पे भी चढ़ाई की। तो देखिए ये जो हाइडे स्पीच का युद्ध है वो देख लेते हैं। तो ये जो भारत का शासक था पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया। ठीक है, और किस नदी के? तो झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। इसे झेलम का भी युद्ध कहा जाता है। ठीक है, झेलम का और वितिस्ता का भी युद्ध कहा जाता है, क्योंकि झेलम का प्राचीन नाम उस समय वितिस्ता था भारत में, और यूनानी नाम इसका क्या था? हाई हाइडे स्पीच, हाइडे स्पीच। तो इसीलिए इसको हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। तो इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो पोरस की, देखिए युद्ध में तो पोरस का भी हार हुआ। ठीक है, तो लेकिन पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे पुनः उसका राज्य लौटा दिया था। ठीक है, ब्यास नदी पर सेना का विद्रोह देख लेते हैं उसका। देखिए जो ब्यास नदी है इसका प्राचीन नाम था विपाशा, और यूनानी नाम हाई फासिस, हाई फासिस इसका यूनानी नाम था। सिकंदर की जो सेना थी, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। निरंतर युद्ध से वो निरंतर युद्ध कर रहे थे वो लोग, फिर उससे थकान हुआ, फिर भारत की जो विशालता का भय भी मतलब एक तरह से था ही। यहीं से भारत विजय अभियान समाप्त हुआ। ठीक है, अब देखते हैं भारत से वापसी सिकंदर का। तो सिकंदर 300 सॉरी सिकंदर 325 ईसा पूर्व में स्थल मार्ग से भारत से लौटा। ठीक है, सेनापति और उसकी नौसेना देख लेते हैं। तो प्रमुख सेनापति सेलुकस निकेटर, जल सेनापति निर्याकस। देखिए इसकी मृत्यु देख लेते हैं। तो इसका जो मृत्यु था 323 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान कहाँ था? तो किस स्थान पर हुआ था? बेबीलोन। और 33 वर्ष की आयु में, सोचिए 33 वर्ष की आयु में सिकंदर जो महान था, महान इसलिए महान बोला जाता है, 33 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद सिकंदर का जो साम्राज्य था उसके सेनापतियों में बढ़ गया।
अब आगे देखते हैं। तो देखिए, एक उसका एक प्रिय घोड़ा था, ठीक है, सिकंदर का एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था बहुकेफला। ये ज्यादातर पेपरों में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने इसमें जोड़ दिया है। झेलम नदी के तट पर इसी के नाम पर, जो इसका घोड़ा था, इसी के नाम पर एक बहुकेफला नगर की स्थापना की थी उसने। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए, तो सिकंदर भारत में अल्प समय के लिए रहा। उसका जो प्रभाव था राजनीतिक से अधिक सांस्कृतिक था, ठीक है। भारत में यूनानी संपर्क की शुरुआत हुई थी उसी समय से। सिकंदर जो सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के उदय में प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सहायता मिली। अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने समाप्त कर दिया सिकंदर को, ठीक है। सिकंदर के बारे में जितना भी है इतना ही है, पेपर के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। अगर हम लोग कहानी पढ़ने लगेंगे, स्टोरी, तब तो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन पेपर में जितना पूछा जाता है इतना ही पूछा जाता है सिकंदर सिकंदर के बारे में, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। अब देखिए एमसीक्यू, आपने क्या क्या आपको इस वीडियो से याद रहा, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मगध का सबसे प्राचीन वंश कौन सा था? तो बताइए, मेरे एक और दो तीन गिनने तक बता दीजिएगा। एक, दो, तीन। कौन सा था? तो हर्यक वंश, ठीक है। देखिए ये मतलब आपको कंफ्यूजन भी हो जाएगा कि बृहदत्त का नाम है, तो वो तो वंश पूछा है ना, ये वंश, ये तो बृहदत्त जो प्राचीन वंश था उसका संस्थापक था, प्राचीन वंश का नाम पता नहीं है, ठीक है। तो देखिए, बृहदत्त की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो कहाँ थी? तो गिरी, ब्रज, राजगिरी थी, ठीक है। जरासंध जो था वो किसका पुत्र था? बता दीजिए। एक, दो, तीन, किसका पुत्र था? तो जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। चौथा देख लेते हैं हम लोग, हरेक वंश का संस्थापक कौन था? तो बताइए, हरेक वंश का संस्थापक कौन था? हरेक वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था बिंबिसार। जो बिंबिसार था, मगध की गद्दी पर कब बैठा? ठीक है, जो बिंबिसार था मगध की गद्दी पर कब बैठा, गद्दी पर? तो 544 ईसा पूर्व में। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बताइए जल्दी जल्दी। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अंग राज्य को मगध में किसने मिलाया? बताइए, अंग राज्य को मगध में किसने मिलाया? तो बिंबिसार ने। बिंबिसार ने कितने वर्ष तक शासन किया? कितने वर्षों तक शासन किया? तो 52 वर्षों तक। बिंबिसार की की हत्या किसने की? तो बिंबिसार की जो हत्या थी उसके पुत्र ने, अजातशत्रु ने किया था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये 25 क्वेश्चनों का सेगमेंट है, ठीक है। तो देखिए, 10वां क्वेश्चन, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? उपनाम बताइए, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक। अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो 32 वर्ष। वैशाली विजय में अजातशत्रु का मंत्री कौन था? वैशाली विजय में अजातशत्रु का मंत्री कौन था? बताइए। तो वर्षकार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किस युद्ध में हुआ था? बताइए। तो लिच्छवी युद्ध में, ठीक है। पाटलिग्राम की स्थापना किसने की थी? मतलब पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी?
उदायनी ने। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए। नागदशक। अब आगे देखते हैं हम लोग। सॉरी, देखिए शिशुनाग वंश का, ये शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक कौन था? बताइए। महापद्मनंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। घनानंद को किसने पराजित किया था? किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सिकंदर पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो सिकंदर का जन्म कब हुआ था? बताइए। तो 356 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, सॉरी। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? देखिए, फिलिप द्वितीय। ये अरस्तु तो उसके गुरु का नाम था, ये ठीक है। सिकंदर भारत कब आया था? बताइए। सिकंदर भारत कब आया था? 326 ईसा पूर्व। झेलम का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? बताइए। सिकंदर और पुरस के बीच में। अब आगे देखते हैं, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु जो थी कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? बेबी लोन में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने इस वीडियो में देखे दो चीजें पढ़ी, एक तो मगध का उत्कर्ष और सिकंदर का आक्रमण। उससे जितने भी फैक्ट हुए और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। ठीक है। और लास्ट में हमने 25 एमसीक्यू भी देख लिए। अगर आपने 25 एमसीक्यू में बहुत से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो आप वीडियो देखिए, फिर एमसीक्यू सॉल्व करिए, फिर वीडियो देखिए, फिर एमसीक्यू सॉल्व करिए। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें